भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के फोन कॉल वाली स्टेटमेंट का क्या जवाब दिया है? फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने अमेरिका के खिलाफ जाकर भारत को किस मसले के ऊपर सपोर्ट किया है और वेनेजुएला की तरह डेनमार्क ने अमेरिका को कौन सा चैलेंज किया है? काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और फ्रांस के बारे में। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर सर का आज बर्थडे है, लेकिन आज के दिन भी जयशंकर सर नेशनल ड्यूटी के ऊपर फ्रांस में हैं और कुछ घंटों पहले इन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ भी मुलाकात की थी। सबसे पहले तो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने अगले महीने फरवरी में भारत आने के लिए हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया है और अगले महीने भारत इमैनुअल मैक्रोन को होस्ट करेगा। अगले महीने 19 से 20 फरवरी को भारत सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट को होस्ट कर रही है, जिसका मेन फोकस है ग्लोबल गवर्नेंस और इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको कैसे शेप करना है, उसके ऊपर डिस्कशन करना। भारत की सरकार इस एआई समिट में टेक कंपनीज के सीईओस, स्टार्टअप्स और पॉलिसी मेकर्स के साथ साथ ग्लोबल लीडर्स को भी इनवाइट कर रही है। एंड इमैनुअल मैक्रोन भारत का इन्विटेशन एक्सेप्ट करने वाले पहले वर्ल्ड लीडर बन गए हैं। विजिट तो खैर अगले महीने हो रही है, लेकिन इमैनुअल मैक्रोन ने उससे पहले भारत को ब्रिक्स प्रेसिडेंसी के ऊपर सपोर्ट एक्सटेंड कर दिया है। दरअसल यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स संगठन को पसंद नहीं करते हैं। रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और ईरान जैसी कंट्रीज जो कि एंटी अमेरिकन है, वो सब इसका हिस्सा है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स को कई बार धमकी भी दे चुके हैं कि ब्रिक्स करेंसी लॉन्च नहीं करनी चाहिए। मसला ये है कि साल 2026 के लिए ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी भारत के पास आ गई है। इस साल के ब्रिक्स इवेंट्स भारत में होस्ट होने हैं और ब्रिक्स समिट के लिए जब रशिया, चाइना, ईरान, साउथ अफ्रीका इन सब के लीडर्स भारत आएंगे तो काफी सारा प्रेशर भारत के ऊपर भी आएगा। लेकिन अमेरिका को इग्नोर करते हुए इमैनुअल मैक्रोन ने भारत को ब्रिक्स प्रेसिडेंसी के लिए सपोर्ट एक्सटेंड करने की घोषणा कर दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि फ्रांस ने भी G7 की प्रेसिडेंसी रेज्यूम कर दी है और उनकी प्रेसिडेंसी में सबसे टॉप एजेंडा इस साल का यही रहेगा कि G7 और ब्रिक्स संगठन के बीच एक ब्रिज क्रिएट करके गैप को कम किया जाए। इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि G7 को एक तरह से एंटी चाइना या फिर एंटी ब्रिक्स नहीं होना चाहिए, यानी कि G7 संगठन ना ही चाइना विरोधी होना चाहिए, ना ही ब्रिक्स विरोधी होना चाहिए और ना ही ब्रिक्स संगठन को G7 विरोधी होना चाहिए। मैक्रोन ने कहा कि हम मल्टीलेटरलिज्म को प्रमोट करेंगे और अब भारत के ब्रिक्स प्रेसिडेंट बनने से मैं उम्मीद करता हूं कि G7 और ब्रिक्स संगठन के बीच गैप कम होगा और यही मेरी टॉप प्रायोरिटी होगी। ब्रिक्स के अंदर जो देश शामिल हैं, अगर उनका डेमोग्राफिक वेट देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट ब्लॉक बन जाता है, इसलिए फ्रांस ब्रिक्स को इग्नोर नहीं कर सकता है। ये कहना है फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन का। ये अगेन एक ऐसी स्टेटमेंट है जो अमेरिका और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि ट्रंप ब्रिक्स को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। वैसे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों से अब डेनमार्क काफी अग्रेसिव हो गया है। 24 घंटे पहले व्हाइट हाउस ने अनाउंस किया था कि ग्रीनलैंड को यूएस में शामिल करने के लिए कई सारे ऑप्शंस की तलाश की जा रही है, जिनमें मिलिट्री ऑप्शन भी ओपन है, यानी कि अमेरिका अपनी सेना भेजकर ग्रीनलैंड को सैन्य रूप से अपने कब्जे में भी ले सकता है। ये व्हाइट हाउस ने कहा था। अब डेनमार्क ने इसका जवाब भी दे दिया है और वो भी काफी करारा जवाब है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। डेनमार्क की डिफेंस एंड कमांड मिनिस्ट्री ने कहा है कि उनका देश किसी भी मिलिट्री एग्रेशन का जवाब देने के लिए पूरी तरह से रेडी है एंड अगर कोई सिचुएशन अराइज होती है तो हमने अपनी सेना को पहले गोली चलाने के आदेश दे दिए हैं, उसके बाद पूछने के। शूट फर्स्ट एंड आस्क क्वेश्चंस लेटर, ये कहना है डेनमार्क का। डेनमार्क 1952 रूल के अकॉर्डिंग डेनमार्क की सेना को अगर इन्वेजन का खतरा महसूस होता है तो वो बिना फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर के, यानी बिना गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट के ऑर्डर की सेना के सामने वाले देश के ऊपर अटैक कर सकते हैं। ये कहना है डेनमार्क की डिफेंस मिनिस्ट्री का। नो डाउट कि डेनमार्क के सोल्जर्स काफी ब्रेव और बहादुर होंगे और ग्रीनलैंड को डिफेंड करने के लिए अपनी जान लगा लेंगे, लेकिन ये सब हम जानते हैं कि अगर अमेरिका ने मिलिट्री ऑप्शन यूज करने का फैसला कर लिया तो डेनमार्क की सेना कुछ नहीं कर सकती है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में डेनमार्क 45th पोजीशन के ऊपर है। इवन बांग्लादेश की सेना भी डेनमार्क से ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में बांग्लादेश 35th पोजीशन के ऊपर है, डेनमार्क से 10 प्लेसेस ऊपर। तो आप सोच ही सकते हैं कि डेनमार्क की सेना को कितनी महारत हासिल है। इसलिए स्टेटमेंट सुनने में तो काफी अच्छी लगती है कि शूट फर्स्ट एंड आस्क क्वेश्चन लेटर, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। निकोलस मादुरो भी डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज कर रहा था और उसका हाल क्या हो गया हम सब देख रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी को लेकर, जिसने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद के लिए एक लेटर लिखा था। आज भारत के विदेश मंत्रालय ने उमर खालिद के लिए लिखे लेटर और यूएस रिप्रेजेंटेटिव्स के विरोध के ऊपर आपत्ति जताते हुए एक स्टेटमेंट इशू की है। भारत ने कहा है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स दूसरे लोकतांत्रिक देशों की जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की रिस्पेक्ट करें। अपनी पर्सनल सोच या पर्सनल बायस दिखाना उनके पद के लायक नहीं है और पब्लिक ऑफिस में बैठे लोगों को बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। बेहतर ये होगा कि वो अपने कमेंट्स करने की बजाय अपने काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ध्यान दें जो उनको वहाँ की पब्लिक ने दी है।
इसके बाद बात करें यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, तो उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में अपने से भी बड़े बड़े कलाकार रखे हुए हैं। एक हफ्ते कुछ स्टेटमेंट आती है तो दूसरे हफ्ते कुछ। हम बात कर रहे हैं यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक के बारे में, जिन्होंने एक बार फिर से भारत के साथ ट्रेड डील के ऊपर कमेंट किया है। जिस तरह से भारत में ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल सर हैं, सेम उसी पोजीशन के ऊपर अमेरिका में यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक है। और यही हर एक देश के साथ अमेरिका की ट्रेड डील के ऊपर फाइनल सिग्नेचर करके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टेबल के ऊपर भेजते हैं। ये महाशय अमेरिका में एक पॉडकास्ट में गए थे और वहां पर कैजुअली अंदाज में इन्होंने भारत अमेरिका ट्रेड डील के ऊपर सबसे बड़ा कमेंट कर दिया है। पॉडकास्ट में इन्होंने कहा है कि भारत एंड अमेरिका के बीच ट्रेड डील ऑलमोस्ट क्लोज हो गई थी, बातचीत में सब कुछ फाइनलाइज कर दिया गया था, बस डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनको सामने से कॉल करें। इंडियन प्राइम मिनिस्टर को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कॉल करनी थी, जो कि उन्होंने नहीं की और ये डील इसलिए साइन नहीं हुई। यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि इंडियन साइड इसी चीज के लिए कंफर्टेबल नहीं थी कि प्रधानमंत्री मोदी सामने से डोनाल्ड ट्रंप को कॉल करें, जिसकी वजह से ये ट्रेड डील साइन नहीं हो पाई और ये चीज डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आई और अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ कम नहीं किए। ये कहना है यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी का। अब इस स्टेटमेंट के दो ही मतलब निकलते हैं। एक मतलब ये है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुक जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ ट्रेड डील साइन कर लेंगे। लेकिन एक दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि अमेरिका भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को टारगेट करके भारत के अंदर एक फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट से यही मैसेज आता है कि प्रधानमंत्री मोदी को केवल एक फोन कॉल ही करनी थी, सभी टैरिफ्स भारत के ऊपर से खत्म हो जाते। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने ईगो के ऊपर बात ले ली, अपने आत्मसम्मान के ऊपर बात ली एंड अकेले प्रधानमंत्री मोदी के घमंड, अकड़ या फिर मोदी के एटीट्यूड के कारण ही भारत की ट्रेड डील फंस गई है या फिर अटक गई है। वैसे सच्चाई जो भी हो, लेकिन अगर ये सच है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के कहने के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप को कॉल करने से इनकार कर दिया, तो हम अपने प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर सिर्फ नरेंद्र मोदी को नहीं झुकाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर भारत के प्राइम मिनिस्टर को झुकाने की बात हो रही है एंड इसके ऊपर हम भारत सरकार के साथ खड़े हैं। वहीं पर बात करें भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के बारे में, तो आज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक के बयान के ऊपर भी एक स्टेटमेंट इशू की है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमने हॉवर्ड लुटनिक के रिमार्क्स देखे हैं। भारत और अमेरिका पिछले साल 13 फरवरी से ही एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। तब से लेकर अब तक दोनों तरफ से कई राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस हो चुके हैं। कई बार ऐसा लगा है कि डील बस साइन होने ही वाली है, लेकिन जो डिस्कशन के बारे में रिमार्क्स किए गए हैं वो बिल्कुल सही नहीं है और बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। हम अभी भी म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड डील में इंटरेस्टेड हैं और इसको जल्दी से कंक्लूड करना चाहते हैं। और वैसे भी प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साल 2025 में 8 बार फोन के ऊपर बात कर चुके हैं, जिसमें दोनों देशों की पार्टनरशिप के अलग अलग पहलुओं के ऊपर डिस्कशन हुई है। ये कहना है भारत के विदेश मंत्रालय का। इनडायरेक्टली भारत ने यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी की स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया है और इशारा किया कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में 8 बार फोन कॉल कन्वर्सेशन की है, इसलिए फोन कॉल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसके साथ ही एक न्यूज ये भी निकल कर आ रही है कि निकोलस मादुरो के कैप्चर के बाद अमेरिका के पास अब ह्यूज क्वांटिटी में वेनेजुएला का ऑयल आ गया है और अमेरिका भारत को एक पोटेंशियल कस्टमर के रूप में देख रहा है। अमेरिका और चाइना इन दोनों देशों के बाद भारतीय क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, इसलिए अमेरिका भारत को वेनेजुएला का क्रूड ऑयल सेल कर सकता है। भारत की बात करें तो रशियन क्रूड ऑयल अवॉइड करने के बाद भारत को सस्ता क्रूड ऑयल चाहिए, फिर चाहे वो वेनेजुएला से ही क्यों ना आए। इसलिए हम आगे आने वाले कुछ महीनों में देख सकते हैं कि भारत अमेरिका से ह्यूज क्वांटिटी में वेनेजुएला का क्रूड ऑयल परचेज करे एंड इससे अमेरिका के साथ ट्रेड डेफिसिट को कम करने में भी मदद मिलेगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ईरान से। पिछले कल ईरान के भारत में एम्बेसडर मोहम्मद फताली भारत के लोगों को अपने देश में इन्वाइट कर रहे थे और कह रहे थे कि ईरान की ग्राउंड सिचुएशन कुछ और है और इंटरनेशनल मीडिया फेक न्यूज फैला रहा है और इंडियंस के लिए ईरान पूरी तरह से सेफ है। लेकिन लेटेस्ट न्यूज और ईरान की गवर्नमेंट के कुछ आदेश कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि ईरानियन गवर्नमेंट ने पूरे देश के अंदर ही इंटरनेट और टेलीफोन सर्विसेज को बंद कर दिया है। पूरे ईरान के अंदर कॉल्स बंद हो गई हैं और पूरे देश में इंटरनेट ब्लैकआउट के बाद ऑलमोस्ट सभी सर्विसेज बाधित हो रही हैं। इसके साथ ही जो ईरान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी रोक दी गई हैं। ईरान ने अपने देश की एयर स्पेस का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा नोटाम जारी करके क्लोज कर दिया है। ईरान में प्रोटेस्ट अब काफी वायलेंट हो रहे हैं और रेजिम चेंज में अमेरिका और इजराइल भी दखल दे सकते हैं, इसलिए एयर स्पेस क्लोज की जा रही है और इंटरनेट और फोन कॉल्स भी बंद कर दी गई हैं। ईरान के हालात काफी गंभीर हो रहे हैं, इसलिए भारत की सरकार ने ईरान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी। आई होप कि जो ईरान के भारत में एम्बेसडर हैं वो अपने देश के बारे में फेक न्यूज ना फैलाएं एंड अगर ईरान के अंदर हालात बिल्कुल ठीक होते तो ईरान की सरकार ना ही इंटरनेट बंद करती और ना ही फोन सर्विसेज को बंद करती। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है।
सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है, और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा, और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।